सो हेलो एवरीवन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सो इसके पहले हम लोगों ने 44 से स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा सारे क्वेश्चंस को और आंसर्स को, और इसमें कहीं भी अगर आपको लगे कि कहीं कुछ गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हो। हालांकि मैंने पूरा कोशिश किया है, काफ़ी चेक करके सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोस्टैटिक में ही हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 49 को जरा एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? अ मेटालिक स्फेयर। ओके, मेटालिक स्फेयर है, मेटालिक स्फेयर। इसको फिर से मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट, एक मिनट, कैंसिल। ठीक है, यहीं से पढ़ो। 49 क्वेश्चन नंबर है। अ मेटालिक स्फेयर इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ टू मेटल्स पी एंड क्यू। ठीक है, मेटालिक स्फेयर एलॉय क्या होता है? दो या दो से ज्यादा मेटल्स के जो मिश्रण है ना, मिश्रण से, उनके मिक्सचर से जो बनता है ना, जो सब्सटेंस बनता है उसे एलॉय कहते हैं। जैसे हमारा जो जो आप देखते हो, जो टीन हो गया, सॉरी टीन बोल रहा हूँ, जो हमारे बहुत सारे जैसे ब्रॉन्ज हो गए है ना, ब्रॉन्ज, ये सब क्या है? एलॉय है। कॉपर प्लस टीन ऐसा करके कुछ है, कॉपर प्लस आयरन, ये सब चीजों से, जैसे ब्रॉन्ज, डुरालामीन हो गया, जिससे फिर एक सोल्डरिंग जिसे करते हैं वो भी उसमें आ जाता है। तो और भी काफी सारे एलॉय हैं। तो हम एलॉय में क्या करते हैं, दो या जो से ज्यादा मेटल्स को, मिक्सचर को हम लोग आपस में मिलाते हैं किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में और उसे बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पी एंड क्यू एक मेटालिक स्फेयर है, एक मेटालिक स्फेयर है कोई। ओके, एक मेटालिक स्फेयर है, मेटालिक स्फेयर, ये हॉलो नहीं है, मेटालिक स्फेयर है। और इसे दो तरह के मेटल से, पी प्लस क्यू मेटल से मिलाकर बनाया गया है। ओके, पी एंड क्यू, और दोनों का स्पेसिफिक डेंसिटी कितना? इसका 20 है। तो स्पेसिफिक डेंसिटी 20 यानी 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही तो इसका डेंसिटी होगा, क्योंकि स्पेसिफिक डेंसिटी और कुछ नहीं, रिलेटिव डेंसिटी तो होता है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही तो होता है। और ये क्यू का क्या हो गया? 1, इसका कितना दिया है? 2 रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी 2 है, इसका मतलब क्यू का डेंसिटी कितना होगा? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है, और वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम नहीं होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द स्फीयर वेट 120 ग्राम वेट इन एयर एंड 90 ग्राम वेट इन वाटर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ द मेटल पी इन ऑयल। तो वो एयर में इसका वेट कितना है? 120 ग्राम वेट है। जैसे 120 ग्राम वेट कहने का मतलब है कि 120 ग्राम सब्सटेंस का जितना वेट होगा वही 120 ग्राम है। जैसे 100 ग्राम वेट कहने का क्या मतलब है? अगर कोई पूछे कि न्यूटन में इसे कैसे लिखोगे, तो 100 ग्राम वेट यानी सबसे पहले तो 100 ग्राम कितना होगा? 0.1 केजी होगा। और 0.1 केजी का वेट मुझे निकालना है, तो 0.1 केजी मास हो गया, और इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया? 1 न्यूटन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम वेट किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो इसका मतलब 120 ग्राम वेट 1.2 न्यूटन के बराबर होगा, ऐसा ही होगा ना, 1.2 न्यूटन के बराबर। लेकिन इसे न्यूटन में न बदल के हम लोग ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि हर जगह एक तरह से बदलने से उतना कुछ फायदा है नहीं हम लोग इसी को। तो एयर में इस स्फीयर का कितना वेट है? ये स्फीयर का, ना कि मेटल्स का, कितना वेट है? 120 ग्राम वेट। और किसमें? वाटर में कितना वेट है? 90 ग्राम वेट है। यानी वाटर में 30 ग्राम वेट ये लूज कर दिया, मतलब वाटर में इसका 30 ग्राम वेट कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि जरूर बायंसी इस पर कितना लग रहा होगा? वाटर में 30 ग्राम वेट लग रहा होगा। ओके,
समझ में आ रहा है? एयर में जब 120 है और वाटर में 90 ही है, क्योंकि वाटर में ऐसे भी वेट कम हो जाता है, मास की बात नहीं कर रहा हूँ, वेट कम हो जाता है। मास तो कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता, वो फिक्स रहता है। वेट कम हो जाता है क्योंकि वेट एक तरह से फोर्स पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो वेट कम हो गया और कम होकर 90 दिखा रहा है, इसका मतलब 30 ग्राम वेट कहाँ गया? तो जरूर बायंसी, क्योंकि बायंसी ऊपर लग रहा है, नीचे मास लग रहा है। तो समझ में आ रहा है? आप जानते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सारा बताया हुआ है। तो ये चीज हो गया, यहां से ये तो पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है कि परसेंटेज मास ऑफ मेटल पी। तो मेटल पी को मैं एमपी लिख दूं, मास ऑफ मेटल पी एमपी, तो परसेंटेज मास निकालना है। इसका मतलब परसेंटेज मास ऑफ मेटल पी का मतलब मास ऑफ मेटल पी अपॉन, ठीक है, टोटल मास ऑफ एलॉय, टोटल मास ऑफ एलॉय, टोटल मास ऑफ एलॉय। परसेंटेज मास ऑफ मेटल पी इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल पी अपॉन टोटल मास ऑफ एलॉय, क्योंकि एलॉय यानी स्फीयर लिख दो, क्योंकि स्फीयर ही तो एलॉय है। इसी स्फीयर में ना दोनों पी प्लस क्यू के जो भी मेटल्स हैं, दोनों मास ऑफ स्फीयर इंटू 100 कर दे। अब मास ऑफ स्फीयर तो हमें पता है कितना है, 120 ग्राम वेट। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये मास है, मास को आप वेट से कैसे बराबर कर दे रहे हो? देखो, अगर इसको, इस मास को आप अगर कन्वर्ट करना चाहो, जैसे 120 ग्राम वेट करने का मतलब होता है कि 120 ग्राम का जितना वेट है, यही होता है ना। तो मैं इसे 120 ग्राम लिख रहा हूं, आप समझ रहे हो इस बात को? 120 ग्राम ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब ठीक है ना, टोटल मास ऑफ स्फीयर कितना है? 120 ग्राम है, ठीक है, हवा में, मतलब हवा में जितना है, तो यही तो टोटल मास ऑफ स्फीयर होगा। अब मास ऑफ मेटल पी मुझे निकालना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परसेंटेज मास ऑफ मेटल पी निकालना है, क्यू का नहीं निकालना है। और P प्लस क्यू मेटल्स को ही मिला के एक स्फेयर बनाया गया है, इसलिए स्फेयर को, उस स्फेयर को हम क्या कह रहे हैं? इसको एलॉय कह रहे हैं। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो मुझे केवल अब मास ऑफ मेटल पी चाहिए, और मास का मतलब क्या हो जाता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। इसका मतलब बस मुझे डेंसिटी ऑफ मेटल पी चाहिए, लेकिन डेंसिटी भी दिया हुआ है कितना? 20 ग्राम पर सेंटीमीटर। किसका? मेटल पी का डेंसिटी 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे केवल वॉल्यूम चाहिए, किसका? मेटल पी का वॉल्यूम चाहिए बस, ठीक है, वॉल्यूम चाहिए। अब देखो एक चीज, आप देखो, मुझे मेटल पी का वॉल्यूम चाहिए, मुझे वॉल्यूम, मुझे मास पता है किसका? एलॉय का, स्फेयर का मास पता है, लेकिन क्या मुझे स्फेयर का वॉल्यूम पता है? मास ऑफ स्फेयर, ये सब हो गया राम कहानी, आप देख सकते हो यहां से, ठीक है। ये सब यहां तक मैं छोड़ दे रहा हूं कि आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं एक चीज शुरुआत करने जा रहा हूं, आप देखना, ठीक है। मास ऑफ स्फेयर, स्फेयर क्या है? एलॉय है। मास ऑफ स्फेयर कितना है? 120 ग्राम। वाह, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से करूं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है? वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन एयर, है ना, अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर। फिर से, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है? वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, यानी 120 ग्राम वेट, अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, लॉस ऑफ वेट ऑफ सेम सब्सटेंस इन वाटर। वाटर में कितना उसने वेट लूज किया? तो वाटर में तो 90 हो गया उसका वेट, लेकिन लूज कितना किया? तो लूज तो 30 किया ना, ये नहीं कि 90 लेके बैठे हुए हैं, 30 होगा ना। 120 में से 90 गया, 30 होगा ना। कितना लूज किया वाटर में? तो ये हो गया, यानी ये 4 हो गया। रिलेटिव डेंसिटी 4 है, किसका? स्फीयर का, यानी कि डेंसिटी कितना है स्फीयर का? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जब मुझे स्फेयर, ये एलॉय है, स्फेयर एलॉय है, अभी भी मेटल पी की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब मुझे वॉल्यूम निकालना है स्फेयर का। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? मास बाय डेंसिटी, ठीक है, मास बाय डेंसिटी। तो मास बाय डेंसिटी यानी कि इतना ग्राम अपॉन 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि वी स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है? 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, ये जो स्फेयर है, अगर इसको वाटर में तुम डालोगे ना,
इस स्फेयर को ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इसको बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इस स्फेयर को वाटर में डालोगे तो ये तो मेटल एलॉय है, तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वाटर में डूब जाएगा, वाटर में फुली इमर्स हो जाएगा। ठीक है, ये स्फेयर वाटर में पूरी पूरी डूब जाएगी। तो इस स्फेयर पे नीचे क्या लग रहा होगा, अपना mg लग रहा होगा, ऊपर बायंसी भी लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जो जो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से वाटर में या किसी लिक्विड में डूब जाते हैं, पूरी तरह से डूब जाते हैं, उस पर बायंसी नहीं लगता, ऐसा नहीं होता, उस पर भी बायंसी लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, जो बायंसी लग रहा होगा वो बायंसी किसके बराबर लग रहा होगा, बताओ। बायंसी जो है वो किसके बराबर आपको लग रहा होगा। अगर मैं बायंसी को देखूं तो ये वाटर का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और टोटल वॉल्यूम, क्योंकि पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाटर में है, तो टोटल वॉल्यूम में लिख दूं कितना, 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इंटू जी, है ना, जी, ये चीज, ये बायंसी लग रहा होगा किस पे, स्फीयर पे, जब वो वाटर में होगा। ठीक है, ये बायंसी किस पे लग रहा होगा, उस स्फीयर पे। चाहे उतना क्यों करना है, अब जैसे अब देखो, मुझे तो ये तो पता चला कि टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 30 सेंटीमीटर क्यूब स्फीयर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसके बराबर है वॉल्यूम ऑफ मेटल पी प्लस वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों मेटल से ही मिलके ये स्फीयर बना है। दूसरा, मास तो कंजर्व रहेगा ना, तो टोटल मास ऑफ स्फीयर कितना है, 120 ग्राम। तो यही ये मास किसके बराबर होगा, मास ऑफ मेटल पी प्लस मास ऑफ मेटल क्यू। ठीक है, आधी बात समझ में। मास कंजर्व रहेगा ना, क्योंकि इस मेटल में पी और क्यू दोनों के अंश हैं, दोनों का पार्ट है। ठीक है, इसी से बना है। तो 120 ग्राम इज इक्वल टू, और मास ऑफ मेटल पी क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी तो 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, किसका, मेटल पी का। और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मान लेते हैं वीपी है। हमें यही तो नहीं पता, और हमें याद है सबसे शुरू मैंने क्या कहा था कि बस मुझे वॉल्यूम चाहिए मेटल पी का, प्लस मास ऑफ मेटल क्यू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मेटल किसका, क्यू, इनटू वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यू, है ना, वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यू के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां से देखो, यहां से मेटल क्यू का वॉल्यूम निकालने के लिए 30 माइनस क्या कर दूंगा, वीपी कर दूंगा, 30 माइनस वीपी। ठीक है, यहां से इस इक्वेशन से, क्यों, वी क्यू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्यू माइनस वीपी, ये चीज। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर वी क्यू होना चाहिए था, वी क्यू की जगह मैंने 30 माइनस वीपी लिख दिया। यहां से देखो 120 यूनिट में छोड़ दे रहा हूँ अभी यूनिट, लेकिन मतलब उतना चलो लिखते जाता हूँ, लिख ही दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा, 20 वीपी। ठीक है, 20 वीपी प्लस 60 माइनस 2 वीपी। ठीक है, मैं यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी देख रहा हूँ इसको करके। तो यहां से क्या आ जाएगा, 18 वीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60। तो यहां से क्या आ जाएगा, वीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/18 सेंटीमीटर क्यूब। वीपी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, अंत में यूनिट लिख देना। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ मेटल पी क्या हो गया, 60/18 सेंटीमीटर क्यूब, यानी मेटल पी का वॉल्यूम मुझे पता चल गया। टोटल वॉल्यूम सिर्फ स्फीयर का 30 सेंटीमीटर क्यूब है, और वॉल्यूम ऑफ मेटल पी कितना हो गया, 60/18 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्यू का भी वॉल्यूम निकल सकता है, 30 माइनस 60/18 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मैं क्यू का क्यों निकालूं, उसका जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ से मास ऑफ मेटल पी क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ मेटल पी 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ मेटल पी क्या हो जाएगा, 60/80 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66.67 ग्राम। ओके, 66.67, 11.67 ग्राम नहीं है, ये 66.67 ग्राम है। अब परसेंटेज ऑफ मेटल पी क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ मेटल पी क्या हो जाएगा, 66.67, जो कि है ना, इसका अपना मास है, मेटल पी का अपना मास है, अपन टोटल मास है ना, टोटल मास ऑफ स्फीयर, क्योंकि परसेंटेज ऑफ मेटल पी इन स्फीयर पूछ रहा है ना, आप देख रहे हो।
यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ पर परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ मेटल पी इन एलॉय, है ना। तो एलॉय में पूछ रहा है तो नीचे एलॉय का मास रखेंगे, ठीक है, एलॉय का मास रखेंगे नीचे। अगर पूछता है कि परसेंटेज ऑफ मास ऑफ मेटल पी, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, तो नीचे क्यू का मास रखना पड़ता है। लेकिन इन एलॉय पूछा है तो एलॉय का टोटल मास रख दिए इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही करोगे तो कितना आ जाएगा 55 पॉइंट, कितना हो जाएगा 55.56 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर को बिल्कुल क्लियर लिखना चाहिए, ठीक है, चाहो तो ऐसे लाइन भी कर सकते हो। सो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या क्या किया, हमने देखा सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्फीयर निकालना था। इसी के लिए ये एयर में इसका वेट और वाटर में वेट दिया हुआ था स्फीयर का, ताकि हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्फीयर निकाल सके। अब जब डेंसिटी निकल गया, मास पता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल पी प्लस वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यू के बराबर होगा। अब मास कंजर्वेशन लगा दिए तो मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल पी प्लस मास ऑफ मेटल क्यू। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ मेटल पी के जगह क्या लीजिए 30 माइनस बीपी, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मेटल पी आ गया। वॉल्यूम जब आ गया तो मास, तो हम मास ऑफ मेटल पी निकाले कैसे, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिए वॉल्यूम से, तो वहां से मास आ गया किसका, मेटल पी का। अब परसेंटेज ऑफ मेटल पी निकालने के लिए हम लोगों ने मास ऑफ मेटल पी अपॉन मास ऑफ एलॉय इनटू 100 कर दिया, वहां से आंसर आ गया। सो थैंक यू, आगे के भी वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।